भारत की स्वतंत्रता का एक लंबा इतिहास और संघर्ष का एक लंबा इतिहास। उस संघर्ष के अंदर अनगिनत असंख्य उन वास्तविक क्रांतिकारियों ने जिन्होंने वास्तव में इस देश को स्वतंत्रता के शिखर तक पहुंचाने का प्रयास किया, स्वतंत्रता देव रूपी देवी के दर्शन कराए। ऐसे उन महान हुतात्माओं को, महान पुरुषों को, वीर पुरुषों को जो अंतिम श्वास तक लड़ते रहे, जूझते रहे, भारत के स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप का आहूत कर गए और उनको हमारे इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। जिनको सत्ता मिली वो काले अंग्रेज दिशाहीन, और जिनको शिक्षा सौंप दी गई वो वामपंथी। उनको भारत के वास्तविक इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो अपने शुरू से अभी तक देश को तोड़ने के लिए बीसों षड्यंत्र कर चुके हैं, पकड़े जा चुके हैं, रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। 1962 का चाइना का भारत के ऊपर आक्रमण, उस समय का डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन के बारे में मैं आपको कल तिब्बत के एपिसोड में सारा बता चुका हूँ। क्रांतिकारियों की इस लंबी श्रृंखला में अभी 2 एपिसोड से पहले मैंने आपको बागा जितेंद्र नाथ मुखर्जी को आपके समक्ष लाया था। ऐसे अनेक महापुरुषों को मैं आपके सामने ला चुका हूं। ऐसे ही एक विलक्षण, बहुत विलक्षण, कहीं भी जिसका नाम सुनाई नहीं देता। आइए अब हम बंगाल से आते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। मैनपुरी कांड के गेंदालाल दीक्षित, मैनपुरी कांड बहुत बड़ा कांड और बहुत बड़ा संघर्ष, और किस प्रकार का इस महान क्रांतिकारी का अंतिम समय बीता। हर क्रांतिकारी वास्तव में एक अपना एक पूरे का पूरा इतिहास है, उसके विलक्षण कार्य हैं। हम क्रांतिकारियों का आपस में मुकाबला करने के बजाय एक एक क्रांतिकारी के जीवन से आने वाली पीढ़ी के सम्मुख अगर हम उनके आदर्श रख सकेंगे, उनका संघर्ष, उनकी तपस्या, उनका त्याग ये रख सकेंगे, उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत ये आज की पीढ़ी के सामने रख सकेंगे, तो बात कुछ और होगी। आइए आज चलते हैं उस महान क्रांतिकारी, हुतात्मा, त्यागी, तपस्वी गेंदालाल दीक्षित। मातृदेवी संस्था के संस्थापक, मैनपुरी कांड के प्रसिद्ध क्रांतिकारी, आगरा जिले की बाहा तहसील के भई गांव में सन 1888 में जन्म लेने वाले श्री गेंदालाल दीक्षित दिल्ली में, ये आखिर का समय बता रहा हूं, बाकी बातें भी हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में भयंकर रोग से ग्रस्त होकर एक छोटे से कमरे में चारपाई पर लेटे हुए हैं। अपनों से दूर, प्रियजनों से दूर, परिचितों से दूर, क्योंकि उनको पकड़ने के लिए पुलिस जुटी हुई है बहुत बड़े पैमाने पर। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनको मूर्छा आ रही है, बेहोशी हो रही है। अकेला ही व्यक्ति ये सब कुछ सहन कर रहा है। जीवन के लंबे संघर्ष के बाद जर्जर हुआ शरीर लिए पुलिस से बचता हुआ ये व्यक्ति इस अवस्था में, क्षय रोग में वो पीड़ित थे। आखिर के समय में अन्न जल भी नहीं ग्रहण कर पा रहे थे और पुलिस तो उनका पीछा कर ही रही थी। कल्पना करिए जरा इस प्रकार की अवस्था। उनके बहुत अब अधिक और दिन बचने की, जीवन को आगे बढ़ाने की संभावनाएं भी लगभग
खत्म हो चुकी हैं। समाचार कहीं ना कहीं से आगे बढ़ा। एक निकट के संबंधी ने उसकी पत्नी को ढूंढकर वहां ले आया। पत्नी अपने मायके में पिताजी के साथ रह रही थी। बहुत देर से एक दूसरे को देखा नहीं था। ये क्रांति तो अपने भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए उस महाअभियान के अंदर जुटा हुआ था। और पत्नी ने आते ही जो उसकी अवस्था देखी, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। इससे पहले दीक्षित ने बोला, गेंदालाल दीक्षित ने, कि भाई देखो, मैं सारी उम्र में कोई सुख आपको दे नहीं पाया, अब आखिर में मैं आपसे सेवा करवाऊं, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। तुम लोग मुझे देख करके रो रहे हो, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। मेरे पर किसी ने ये काम थोपा थोड़ा ही था, मैं इसको जी रहा हूँ, मैंने जिया है। मैं जो भी अधिक से अधिक कर सकता था किया है। हाँ, एक अफसोस है कि मैं कुछ और कर सकता था भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, परंतु अब शरीर साथ नहीं दे रहा। परंतु इसके अंदर मैं आपकी सेवाएं नहीं लेना चाहूँगा। इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लिए हुए, अंदर से इतना मजबूत, हर तरह के कष्ट पीड़ा को सहन करता हुआ, और आखिर के समय में किसी से सेवा ना करवाता हुआ, अपनी पत्नी से भी मन में एक बोझ है, एक कि भाई मैं सारी उम्र जिसको कुछ भी नहीं दे पाया, उससे मैं केवल सेवा के लिए आखिर के समय में अपने पास रखूं, ये उचित नहीं है। जब उसने कहा, पत्नी ने, कि भाई अगर मैं नहीं सेवा करूंगी तो फिर आपका है कौन, कौन करेगा? ठंडी सांस लेकर उसको सांत्वना देते हुए गेंदालाल दीक्षित ने क्या कहा, आज लाखों विधवाओं का कौन है, लाखों अनाथों का कौन है, करोड़ों भूखे किसानों का, लोगों का कौन है, दास्ता की बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माँ को मुक्त कराने वाला कौन है? इन सब का मालिक वही तो है, वही तो है। वो तुम्हारा भी ध्यान रखेगा और मेरा भी ध्यान रखेगा। और मैं तो परम सौभाग्यशाली हूं कि मैं अपने इस अभियान में शुरू से अभी तक हर काम सफलतापूर्वक करता आया हूँ, तन मन धन से करता आया हूँ। और मेरा अब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो क्या, दूसरा शरीर धारण करूंगा, और तब मैं अपनी नवीन शक्तियों के बल पर उन दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट शत्रुओं का विनाश कर डालूंगा। वो फिरंगी जो हमारे देश में जैसे कैसे भी जबरदस्ती राज कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, लूट रहे हैं, अपने विचार व्यक्त करते समय गेंदालाल दीक्षित के हृदय की पवित्रता, व्यक्तित्व की तेजस्विता और भावना में जिस प्रकार की राष्ट्रभक्ति, आत्मविश्वास प्रकट हो रहा था, वो ये पत्नी और ये एक निकट का संबंधी जो पत्नी को ढूंढ के लाया था, ये सब देख रहे थे। रोग बढ़ता जा रहा था, शरीर को जकड़ता जा रहा था, और जैसे कैसे ये आगे बढ़ रहा था, अपने अंतिम समय के उन क्षणों की इंतजार कर रहा था, बहुत कुछ कर सकने की स्थिति में भी नहीं था। अब और कितना हो सकता था, पुलिस से बचते हुए उस छोटे से कमरे में बाहर ना निकलते हुए, बस अब यही था कि मैं जल्दी से इस शरीर से मुक्त हो जाऊं।
और क्लेश मात्र भी ये नहीं था कि भाई मैं अब कष्ट में हूँ, मुझे देखने वाला कोई नहीं, मुझे सेवा करने वाला कोई नहीं, सेवा के लिए आए भी तो उनको रखा नहीं, दोनों को भेज दिया गया। अब इसकी जर्जर अवस्था को देखकर ये जैसे कैसे उन दोनों के बिना हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। वहाँ भी कुछ पता ना चल पाए। कुछ दिनों के बाद वो उस हॉस्पिटल में रह रहा था, तो कुछ दिनों के बाद यही दो लोग, पत्नी और वो संबंधी, उस कमरे में गए ढूंढने। तो पता चला, पड़ोसी ने बताया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचकर जब देखा तो कुछ भी बचा नहीं था, और पहुंचते ही जस्ट आखिरी सांस ही शायद इन दोनों के आने पर लेनी होगी। पत्नी ने उसका सर अपने गोद में रख के कुछ बोलना चाहा, पूछना चाहा, लेकिन वो अब कुछ भी ऐसी अवस्था में नहीं था कि कुछ बोल पाता। देखते ही देखते वो अंतिम नींद वहीं सो गया, अपनी पत्नी की गोद में। इस प्रकार हॉस्पिटल के अंदर ही अंत समय कोई पास नहीं है, केवल केवल अंतिम सांस निकलने के समय वो व्यक्ति ज्ञानदयाल दीक्षित कितना कितना दृढ़ विश्वास का होगा, दृढ़ वृत्ति का होगा, दृढ़ संकल्प का होगा, कितने मजबूत इरादे रहे होंगे। अपने किए पर जीवन भर का जो किया हुआ है उस पर संतोष था। फिर से जन्म लेकर के फिर से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक मन के अंदर ललक थी। दिल रूपी समुद्र में जख्मी हालत में, जर्जर हालत में फिर से आकर जो हिलोरे ले रही थी भावनाएं, मैं आऊं और फिर से एक बार विदेशियों के खिलाफ, फिरंगियों के खिलाफ लड़ सकूं। स्वाधीनता संग्राम के इस पुनीत कार्य में अंतिम श्वास तक जुटा रहा, लगा रहा। ये क्रांतिकारी संसार से तो विदा हो गया, और कोई भी परिचित प्राणी, स्वजन, सहयोगी कोई उपस्थित ना हो, केवल पत्नी, वो भी उसी समय जब उसको अंतिम सांस लेना था। एक संयोग का विषय था। ऐसा महान क्रांतिकारी, आइए थोड़ा सा उसके बारे में जाने। स्कूल में ये मैंने अंत का एक सीन आपके सामने रखा है। अध्यापक के नाते कार्य करता हुआ ये व्यक्ति इटावा जिले के औरैया नाम स्थान पर जॉब कर रहा था, नौकरी कर रहा था, और शिवाजी समिति का गठन किया था। शिवाजी का बहुत बड़ा फैन था, पुजारी था, उसका भक्त था। लेकिन उस शिवाजी समिति के गठन के अंदर जो व्यापारी और कुछ नागरिक जो उस समय जुड़े थे, उनका कोई पूरा सहयोग ना पाकर दुखी नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ। इसने एक और संस्था का गठन किया, मातृदेवी संस्था नाम का गठन किया। उसके अंदर क्या किया, ऐसे बहुत सारे डाकुओं से मिलकर के, चूंकि वो उस संस्था में, पहली वाली संस्था में जो शिवाजी समिति बनाई थी, उसके अंदर उस प्रकार का एक वीरता का भाव लोगों के अंदर नजर नहीं आ रहा था। तो जल्दी से डाकू जो करने में, थोड़ा सा कुछ भी करने में, वो लोग वीर तो होते ही हैं ना, मरते हैं, मारते हैं, एक वृत्ति तो है ना, संघर्ष करना जानते हैं, और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर मैं उनके अंदर भारत माँ की स्वतंत्रता की भावना भरूंगा। तो ये सोच करके मातृदेवी नाम की जो संस्था थी, उसके अंदर कुछ डाकुओं को मिले, संगठित किया, संस्कारित किया, ये भाव उनके अंदर जागृत किए, और ये संगठन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इसका प्रचार प्रसार होने लगा। और ये जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ रहा था, कुछ व्यापारी भी इसमें थे, उन अर्थ तो चाहिए था, पैसा तो चाहिए था। डाकुओं की सशक्त वो सेना बनती चली जा रही थी, एक बहुत बड़ा ग्रुप बनता चला जा रहा था क्रांतिकारी के नाम पर, क्रांतिकारी बनकर। और इस ज्ञानदयाल दीक्षित ने, इस महान क्रांतिकारी ने
13 जनवरी 1919 को न्यायालय में मैनपुरी षड्यंत्र केस के नाम पर जो केस चल रहा था, उसके अंदर जो चलाया गया था कि ये व्यक्ति ये कर रहा है, ये कर रहा है, इसने ये किया है, इसने ये किया है, ऐसा एक मैनपुरी षड्यंत्र केस के नाम से एक बम कांड हुआ था। वो भी इसके जिम्मे था कि इसने वो बम बनाने का तरीका और बम सप्लाई किया था। ऐसा कई तरह के केस, लेकिन गेंदालाल दीक्षित इनके हाथ में नहीं आ रहा था। और उन सब के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा था, और गेंदालाल दीक्षित के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा था, और उसमें ये गेंदालाल दीक्षित कुछ क्रांतिकारियों के साथ, 27 क्रांतिकारियों के साथ पकड़े गए। और पकड़े जाने पर इनके प्रियजनों ने, साथियों ने एक योजना बनाई कि इनको जेल से मुक्त कराया जा सकता है। उसके अंदर कई ऐसे झूठ छल कपट की भी बातें थीं। कहना ही तो है ना, बहाना ही तो है ना, एक बार बाहर आ जाओ आप। उसके लिए भी ये तैयार हो गए। यहाँ तक उनको कह दिया अपने साथियों के कहने पर कि आप बोलो कि मैं बाकी जो क्रांतिकारी हैं उनको पकड़वाऊंगा। ये कह करके जानबूझकर, दिमाग में पिक्चर बड़ी क्लियर थी, नक्शा साफ था कि मुझे करना क्या है। बाहर आते ही उन क्रांतिकारियों के साथ कहीं नहीं गए, वहीं से गायब हो गए। वहीं से गायब हो जाने वाला ये महान क्रांतिकारी, और इस प्रकार का जब गवाह वहाँ से गायब हो जाने के बाद कोटा के एक गांव में पहुँचे, जब आगे चलने की स्थिति नहीं थी, उसके आगे का इतिहास मैंने आपको बताया है। वहाँ से आखिर के समय दिल्ली के उस कमरे में मैंने आज की यात्रा उनकी वहाँ से आरंभ की थी। वहाँ पहुँच करके आखिरी सांस ले रहे थे। उसके पहले एक लंबा संघर्ष, लंबा इतिहास, बहुत सारे कांड इनके जिम्मे और इनके ऊपर बहुत सारे केस। ऐसा आखिर तक ये व्यक्ति तरह तरह के प्रयोग करता हुआ, और जो मातृदेवी संस्था बनाई थी, जो मातृदेवी संस्था बनाई थी, उसके अंदर एक संकल्प पत्र भरा जाता था, प्रतिज्ञा करवाई जाती थी, भारत माँ की वंदना करके, और देश की स्वाधीनता के लिए त्याग व बलिदान की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। उसके अंदर, क्योंकि पहले कई संस्थाएं बना चुके थे, लेकिन इस मातृदेवी संस्था के अंदर ठोक बजा करके देश के लिए तन मन धन से लड़ने वाले, जूझने वाले, संघर्ष करने वाले, और अंतिम श्वास तक भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले लोगों का प्रतिज्ञा पत्र भी भरा जा रहा था, प्रतिज्ञाएं करवाई जा रही थीं। और इस सारे के अंदर आगे बढ़ता हुआ ये व्यक्ति किस प्रकार से, मैंने बताया कि वो अपनी पत्नी की गोद में आखिर के समय आखिरी सांस लेने वाला ये महान क्रांतिकारी, इसने जो मातृदेवी संस्था बनाई थी उसको 4 भागों में बांटा था। संसार से तो चले गए, लेकिन इस मातृदेवी संस्था का स्वप्न इनका क्या था, वो क्या 4 भाग थे। एक तो गोपनीय सेवा करने वाला एक ग्रुप बन गया जो सीक्रेट रूप में काम करेगा। दूसरा, सैन्य संगठन और शस्त्र संग्रह करेगा। तीसरा ग्रुप धन संग्रह करेगा। चौथा भाग संस्था का साहित्य द्वारा प्रचार। इसमें जो 2 पहले वाले हैं, गोपनीय सेवा और सैन्य संगठन, शस्त्र संग्रह, इनमें तो वो व्यक्ति सफल हो गया। अगले 2 में सफलता की ओर बढ़ रहा था। इस बीच में शरीर की एक सीमा है, समय की एक सीमा है, शरीर के साथ देने की एक सीमा है। जब वो सीमा का अंत हो गया और वो समय आ गया और ये व्यक्ति संसार से हमेशा के लिए चला जाने वाला ऐसा एक विलक्षण क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का भेग गांव का ये महान पुरुष अलग तरह से, विलक्षण तरीके से, अलग अलग प्रयोग करते हुए सभी क्रांतिकारियों का दिखता है। हर एक ने अपने अपने तरीके से देश को स्वतंत्र करने के लिए जो उस समय की समस्याएं थी, उस समय की जो सॉल्यूशंस थे,
उनको ध्यान में रखते हुए अपने आप को निछावर करके केवल भाषणों से नहीं, केवल भाषणों से नहीं। और पिछली बार मैंने एक विषय आपके सामने रखा था कि जो कहा जाता है कि किन लोगों ने आज़ादी लेके दी। वास्तव में जो आज़ादी ले देने वाले लोग थे, क्रांतिकारी थे, महापुरुष थे, जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला। उनको इतिहास में स्थान मिले, नया इतिहास लिखा जाए। आज की पीढ़ी के सामने उन महापुरुषों को, उन तपस्वियों को, उन त्यागियों को, उन क्रांतिकारियों को, उन देशभक्तों को, भारत माँ के सपूतों को स्मरण किया जाए, श्रद्धांजलि दी जाए, स्मरण किया जाए। ये काम मैं आपके सामने ला रहा हूँ। बीच बीच में अभी इसके पहले 2 मैंने, एक जम्मू कश्मीर पर और एक तिब्बत पर, बहुत ज्वलंत हैं ये दोनों विषय। ये तिब्बत सारा उसकी स्वतंत्रता के लिए सारी दुनिया के अंदर इस मूवमेंट को लेना, ये भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ये कल के एपिसोड में मैंने आपके सामने रखा था। मेरा ये प्रयास उन महान क्रांतिकारियों को जिनको कोई स्थान नहीं मिला, मेरा ये प्रयास अगर आपको हर तरह से अच्छा लग रहा हो और अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। जय भारत, नमस्कार।